जय हिंद। बुद्धिज्म एंड जैनिज्म के बारे में बातचीत हमने इससे पिछले सेशंस में खत्म कर दी थी। आज के सेशन से हम शुरू कर रहे हैं एक और नया चैप्टर। चैप्टर टाइटल्ड है द मौर्य एम्पायर। मौर्य एम्पायर की कहानी क्या रही है उस सब के बारे में इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे, बातचीत करेंगे। आज के सेशन में सबसे पहले हम बात करेंगे बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में, और फिर हम पढ़ेंगे सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन के बारे में। मौर्य एम्पायर की जानकारी हमें किन सोर्सेज से मिलती है, इन सभी टॉपिक्स के बारे में आज हम पढ़ेंगे, बातचीत करेंगे। देखो शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज तो ये कि ये जो मौर्य एम्पायर है, इट मार्क्स द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ फर्स्ट सब कॉन्टिनेंट एम्पायर। इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, हमारे सब कॉन्टिनेंट में अगर ट्रू सेंस में सबसे पहली बार कोई एम्पायर स्टेब्लिश किया गया तो वो था मौर्य एम्पायर। और ये जो मौर्यन रूलर्स थे, इन्होंने पूरे के पूरे सब कॉन्टिनेंट के ऊपर रूल किया। एक लंबा चौड़ा ट्रू सेंस में एम्पायर इन लोगों ने स्टैब्लिश किया, जिसको बुलाया जाता है मौर्य एम्पायर। ये जो मौर्य एम्पायर है, ये पूरे सब कॉन्टिनेंट के ऊपर देखने को मिलेगा, सिवाय केरला के, तमिलनाडु के और नॉर्थ ईस्ट इंडिया के कुछ पार्ट्स के। इमेज में आपको दिख रहा होगा, ये जो रेड कलर से रिप्रेजेंट किया गया है, ये पूरा क्या है? ये पूरा है मौर्य एम्पायर। सिवाय ये जो सदर्न इंडिया में छोटा सा हिस्सा आपको दिखाई दे रहा होगा, जो कि चोलास के अंडर हुआ करता था, पांड्यास के अंडर हुआ करता था, यहाँ पे मौर्य एम्पायर देखने को नहीं मिलता है। और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में ये जो छोटा सा हिस्सा आपको देखने को मिल रहा है, यहाँ पे भी मौर्य एम्पायर देखने को नहीं मिलता था। अदरवाइज बाकी पूरे के पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट के ऊपर एक लंबा चौड़ा एम्पायर स्टेब्लिश किया गया। और ये जो लंबा चौड़ा एम्पायर स्टेब्लिश किया गया, इसी को क्या बुलाया जाता है? इसी को मौर्य एम्पायर बुलाया जाता है। ये जो मौर्य एम्पायर है, इसकी जानकारी हमें वेरियस सोर्सेज से मिलती है, और ये जो सोर्सेज हैं, इनको कंपैरेटिवली ज्यादा ऑथेंटिक भी कंसिडर किया जाता है। वेरियस सोर्सेज की अगर बात करें तो एक जो सबसे फेमस सोर्स है वो है कौटिल्य का अर्थशास्त्र। ये जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र है, ये बात करता है मौर्य एम्पायर की इकोनॉमी के बारे में, पॉलिटी के बारे में, एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। कौटिल्य का ये जो अर्थशास्त्र है, ये मेजर सोर्स है मौर्य एम्पायर की इंफॉर्मेशन का। इसके अलावा मेगास्थनीज ने एक किताब लिखी, इंडिका, और मेगास्थनीज की ये जो किताब है इंडिका, ये भी जानकारी देती है मौर्य एम्पायर के बारे में। इनके अलावा एक रुद्रादमन वन हुए, और रुद्रादमन वन ने जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन को तैयार करवाया। ये जो जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन है, ये बात करता है सुदर्शन लेक के कंस्ट्रक्शन के बारे में, जिसको कंस्ट्रक्ट करवाया गया था चंद्रगुप्त के रेन के दौरान। तो ये जो जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन है, ये भी जानकारी देता है मौर्य एम्पायर के बारे में। और एक जो मेजर सोर्स है इस मौर्य एम्पायर का, वो है इडिक्ट्स ऑफ अशोक। किंग अशोक के जो इडिक्ट्स हैं, दे प्रोवाइड मेजर इंफॉर्मेशन अबाउट दिस मौर्य एम्पायर। ये जो सोर्सेज हैं, इनके बारे में आगे चलते हुए और डिटेल में हम पढ़ेंगे, बातचीत करेंगे। अच्छा, कुछ मेजर सोर्सेज तो ये देखने को मिल रहे हैं, इनके अलावा और भी कुछ मेजर लिटरेरी सोर्सेज हैं जो कि बात करते हैं इस पीरियड के बारे में, जो कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बात करते हैं मौर्य एम्पायर के बारे में। जैसे एक है परिशिष्ट परवान। ये जो परिशिष्ट परवान नाम का टेक्स्ट है, इसको किसने लिखा? इसको हेमचंद्र ने लिखा। और ये जो परिशिष्ट परवान है, ये बात करता है अबाउट चंद्रगुप्त कनेक्शन विद जैनिज्म। जैनिज्म के साथ में चंद्रगुप्त मौर्य जुड़े हुए थे, उस कनेक्शन के बारे में बात कहां की गई है? परिशिष्ट परवान में की गई है, जिसको किसने लिखा है? हेमचंद्र ने लिखा है। इसके अलावा विशाखा दत्त ने एक बड़ा फेमस टेक्स्ट लिखा, जिसका नाम है मुद्रा काशा। और विशाखा दत्त का ये जो मुद्रा काशा है, इसको कब लिखा गया? इसको 5th सेंचुरी में लिखा गया, गुप्ता पीरियड के दौरान इसको लिखा गया। और ये जो मुद्रा काशा है, इसमें बात की गई है कि किस तरीके से चंद्रगुप्त के एनिमीज के अगेंस्ट में चाणक्य ने स्ट्रेटजीज को बनाया। हालांकि ये जो पूरा टेक्स्ट है मुद्रा काशा, ये पूरा का पूरा टेक्स्ट चाणक्य की स्ट्रेटजीज के बारे में बात नहीं करता है, लेकिन हाँ, कुछ पोर्शंस में बात की गई है, तो ये भी सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है चाणक्य के बारे में, उनकी स्ट्रेटजीज के बारे में, और उस दौर के मौर्यन एम्पायर के बारे में। तो विशाखा दत्त का ये जो मुद्रा काशा है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट सोर्स है। फिर इसके अलावा डांडिन ने एक टेक्स्ट लिखा, जिसका नाम था दशा कुमार चरित।
ये जो दशा कुमार चरित्र है डांडिन का, ये भी इंपॉर्टेंट सोर्स है फॉर द इंफॉर्मेशन ऑफ मौर्य एम्पायर। बाना भट्ट ने एक टेक्स्ट लिखा कदम्बरी, और बाना भट्ट का ये जो कदम्बरी है ये भी बात करता है मौर्य एम्पायर के बारे में। फिर बुद्धिज्म के अंदर बहुत सारे टेक्स्ट देखने को मिलते हैं। बुद्धिज्म में 3 ऐसे टेक्स्ट देखने को मिलते हैं जो कि चंद्रगुप्त मौर्य की लाइफ के बारे में बात करते हैं। वो टेक्स्ट कौन से हैं? एक है महावामशा, एक है मिलिंद पनाहो, और एक है महाभाष्य। महाभाष्य, मिलिंद पनाहो और महावामशा ये बात करते हैं चंद्रगुप्त की लाइफ के बारे में। बुद्धिज्म के अंदर ही कुछ ऐसे टेक्स्ट देखने को मिलते हैं जो कि अशोका की लाइफ के बारे में बात करते हैं, और वो टेक्स्ट कौन से हैं? एक है दीपवामशा, एक है अशोक वंदना, और एक है दिव्य वंदना। तो दीपवामशा, अशोक वंदना और दिव्य वंदना ये बात करते हैं अशोक की लाइफ के बारे में। इसके अलावा वम सात पक्षिणी, और ये जो वम सात पक्षिणी है इसको लिखा गया 10th सेंचुरी में, और ये जो वम सात पक्षिणी है इट इज अ कमेंट्री ऑन चाणक्य एंड चंद्रगुप्त। चाणक्य और चंद्रगुप्त के ऊपर कमेंट्री है ये वम सात पक्षिणी। इसके अलावा संगम पीरियड में एक बड़े ही फेमस पोएट हुए मामुलर, और ये जो मामुलर हैं इन्होंने रेफरेंस के तौर पे बात की है कि किस तरीके से ये जो मौर्यन रूलर्स हैं ये साउथ की तरफ एक्सपेंड करेंगे। तो ये मेजर सोर्सेज हैं जो कि जानकारी देते हैं इस मौर्य एम्पायर के बारे में, इस पीरियड के बारे में। कौन कौन से, एक बार फिर से नाम देख लेते हैं। कौटिल्य का अर्थशास्त्र है, मेगास्थनीज की इंडिका है, फिर रुद्रादमन वन का एक जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन है, और इसके अलावा जो मेजर सोर्स है वो है अशोका के एडिक्ट्स। फिर बहुत सारे टेक्स्ट हैं, लिटरेरी टेक्स्ट, जहां से जानकारी मिलती है इस पीरियड के बारे में। एक है परिशिष्ट परवान, जिसको किसने लिखा है? हेमचंद्र ने लिखा है। एक है मुद्रा काशा, जिसको किसने लिखा है? विशाखा दत्त ने लिखा है। फिर इसके अलावा एक है दश कुमार चरित्र, जिसको किसने लिखा है? डांडी ने लिखा है। फिर एक है कदम्बरी, जिसको किसने लिखा है? बाना भट्ट ने लिखा है। फिर 3 बुद्धिस्ट टेक्स्ट हैं जो कि बात करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य की लाइफ के बारे में। कौन कौन से? महावामशा है, मिलिंद पनाहो है और महाभाष्य है। बुद्धिस्ट टेक्स्ट और भी हैं जो कि बात करते हैं अशोका की लाइफ के बारे में। कौन कौन से? एक दीपवामशा है, एक अशोक वंदना है, एक दिव्य वंदना है। फिर एक टेक्स्ट है जिसको बुलाया जाता है वम सात पक्षिणी, और ये 10th सेंचुरी में लिखा गया, और ये कमेंट्री है चाणक्य के ऊपर और चंद्रगुप्त के ऊपर। ये मेजर सोर्सेज हैं। देखो, मेजर सोर्सेज के तौर से ज्यादा इनको ऐसे याद रखना कि कौन सा टेक्स्ट किसने लिखा है, प्रीलिम्स वगैरह में पूछ लिया जाता है और काम आ जाता है। तो इस पूरी चीज को बेसिक तौर पर अपने दिमाग में बिठाओ। अच्छा, हम आगे बढ़ें उससे पहले वीडियो पे लाइक के बटन को दबा दो। लाइक दबाना जरूरी है, बिकॉज यूट्यूब ऐसे ही फंक्शन करता है। जब आप वीडियो पे लाइक के बटन को दबाते हो तो यूट्यूब वीडियो को कंसिडर करता है और थोड़ा सा पुश कर देता है। तो लाइक का बटन दबा दो, शेयर कर दो अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे, व्हाट्सएप वगैरह पे अपने फ्रेंड्स को। जो भी लोग इसमें इंटरेस्टेड है, इससे रिलेटेड पढ़ाई कर रहे हैं, उनको शेयर कर दो। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फॉर श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और अगर आप केपीबल हेल्प करना चाहते हो तो आप हमें हेल्प कर सकते हो बाय क्लिकिंग ऑन द ज्वाइन बटन, या फिर आप कंट्रीब्यूट भी कर सकते हो QR कोड को स्कैन करके। अच्छा, मेजर सोर्सेज तो हमें समझ में आ गए, लेकिन दो जो सबसे बड़े सोर्सेज हैं उनको थोड़ा और डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले बात की गई है कौटिल्य के अर्थशास्त्र के बारे में, और कौटिल्य का ये जो अर्थशास्त्र है इसको सबसे डिटेल्ड वर्क कंसीडर किया जाता है जो कि इंडिया में प्रोड्यूस किया गया। मतलब इन डिटेल ये जो अर्थशास्त्र है ये बात करता है उस दौर के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, उस दौर की पॉलिटी के बारे में, उस दौर की इकोनॉमी के बारे में, उस दौर की सोशल लाइफ के बारे में। तो इट इज कंसिडर्ड मोस्ट डिटेल्ड वर्क एवर प्रोड्यूस्ड इन इंडिया। ये जो टर्म है अर्थशास्त्र, ये एक संस्कृत वर्ड है, और इसका लिटिल मीनिंग क्या होता है? इसका लिटिल मीनिंग होता है साइंस ऑफ मटेरियल वेलबींग, या फिर इसका लिटिल मीनिंग क्या होता है? इसका लिटिल मीनिंग होता है साइंस ऑफ स्टेट क्राफ्ट। अर्थशास्त्र एक संस्कृत वर्ड है जिसका लिटरल मीनिंग होता है साइंस ऑफ मटेरियल वेलबींग, लेकिन इसको ऐसे भी डिसाइफर किया जा सकता है कि अर्थशास्त्र का मतलब क्या है? साइंस ऑफ स्टेट क्राफ्ट। अच्छा, अर्थशास्त्र के अंदर कौटिल्य क्या कह रहे हैं? कौटिल्य कह रहे हैं कि ये जो अर्थ होता है, ये जो मटेरियल वेलबींग होता है, ये धर्म से और काम से ऊपर होता है। देखो, इंपॉर्टेंस दी है। कौटिल्य क्या कह रहे हैं कि अर्थ जो है, जो मटेरियल वेलबींग है,
वो धर्म से, स्पिरिचुअल वेलबींग से और काम से, सेंशुअल प्लेजर से ऊपर होता है। तो अर्थ को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है, और बट ऑब्वियस सी बात है, अर्थशास्त्र लिख रहे हैं कौटिल्य, तो अर्थ को इंपॉर्टेंस तो देंगे ही। अच्छा, ये जो अर्थशास्त्र है ये बात करता है अबाउट द पॉलिटिकल थॉट्स ऑफ कौटिल्य। कौटिल्य जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के मिनिस्टर हुआ करते थे, उनके पॉलिटिकल थॉट्स को मेजरली रिप्रेजेंट किया गया है इस अर्थशास्त्र में। कौटिल्य जिनको चाणक्य भी बुलाया जाता है, जिनको विष्णुगुप्त भी बुलाया जाता है, कौटिल्य को ही चाणक्य बुलाया जाता है, कौटिल्य को ही विष्णुगुप्त बुलाया जाता है। इनफैक्ट चाणक्य को कंपेयर किया जाता है इटालियन राइटर निकोल मैकियावेली से। निकोल मैकियावेली ने एक बड़ा ही फेमस टेक्स्ट लिखा है, एक बड़ी ही फेमस किताब लिखी है, द प्रिंस। द प्रिंस उस दौर की सबसे पॉपुलर किताब थी। अगर आप चाहो तो खरीदो और पढ़ो, बहुत शानदार किताब है। मतलब हाउ टू रूल, राजाओं को किस तरीके से रूल करना चाहिए, उसके ऊपर निकोल मैकियावेली ने किताब लिखी द प्रिंस। और हालत ये थी कि इनकी किताब पढ़ने के बाद कोई भी राजा उस दौर में निकोल मैकियावेली को अपने कोर्ट में रखने के लिए तैयार नहीं था। रीजन बीइंग, राजा लोग ये कह रहे थे कि भाई साहब अगर आपको कोर्ट में रख लिया तो आप तो हमें हटा के खुद राजा बन जाओगे, क्योंकि आपके पास में सारा ज्ञान है, आपको सब कुछ पता है। बहुत पॉपुलर और बहुत ही कंट्रोवर्शियल किताब रही थी द प्रिंस। तो चाणक्य को ऑफन कंपेयर किया जाता है निकोल मैकियावेली के साथ में। अच्छा, ये जो अर्थशास्त्र है कौटिल्य का या चाणक्य का, ये जो किताब है ये कई सालों तक तो लॉस्ट रही, कई सालों तक तो मिली नहीं। इसकी कॉपी मिली, और जो कॉपी मिली वो लिखी गई थी पाम लीव्स के ऊपर। पाम लीव्स के ऊपर लिखी हुई इसकी एक कॉपी मिली, और ये जो कॉपी है ये कब मिली? ये 1905 में मिली। कब मिली? 1905 में मिली। और किसको मिली? आर श्याम शास्त्री को मिली। किसको मिली? आर श्यामा शास्त्री को मिली, 1905 में मिली। और ये जो कॉपी थी ये डेटेड थी लगभग 250 सीई। 250 सी को डेटेड थी ये कॉपी। हालांकि कौटिल्य उससे बहुत पहले जी के गए हैं, लेकिन ये जो कॉपी है ये भी ऑलमोस्ट ऐसा माना जाता है कि लगभग जो ओरिजिनल अर्थशास्त्र था कौटिल्य का उसी को रिप्रेजेंट करती है। और ये जो बुक है, ये जो अर्थशास्त्र है, ये बात करती है वेरियस टॉपिक्स के बारे में। जैसे डिप्लोमेसी के बारे में बात की गई है, वॉर के बारे में बात की गई है, मिलिट्री टैक्टिक्स के बारे में बात की गई है, लॉ के बारे में बात की गई है, प्रिजन के बारे में बात की गई है, टैक्सेशन के बारे में बात की गई है, इरिगेशन के बारे में बात की गई है, माइनिंग के बारे में बात की गई है, फोर्टिफिकेशन के बारे में बात की गई है, ट्रेड के बारे में बात की गई है, स्पाइस के बारे में बात की गई है, एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बात की गई है। मतलब ऑलमोस्ट होलिस्टिकली जो भी एक किंगडम में होता है, जो भी एक एम्पायर में होता है, उस सब को कवर किया गया है इस अर्थशास्त्र में। तो आप सोच सकते हो कि चाणक्य या कौटिल्य कितने बड़े आदमी थे कि ऑलमोस्ट हर एक चीज को उन्होंने कवर किया, हर एक एस्पेक्ट को उन्होंने कवर किया। और कौटिल्य ने अपनी इस किताब में पूरे तरीके से प्रैक्टिकल और अनसेंटिमेंटल होके आइडियाज को एक्सप्रेस किया है। पूरे तरीके से प्रैक्टिकल, उस दौर के हिसाब से जो भी उनको प्रैक्टिकल लग रहा था उतना प्रैक्टिकल होके और बिल्कुल अनसेंटिमेंटल होके कि कोई इमोशन अटैच नहीं है। जो बात है जैसी है वैसी लिखी कौटिल्य ने अपनी इस अर्थशास्त्र में। इसमें बात की मॉरल ड्यूटीज ऑफ द किंग के बारे में। बोला कि राजा के लिए प्रजा जो है वही सब कुछ है। अगर प्रजा खुश है तो राजा खुश है, अगर प्रजा को जरा भी परेशानी है तो राजा को परेशान होने की जरूरत है। कौटिल्य ने बात की असैसिनेशंस के बारे में, बताया कि कौन सी ऐसी सिचुएशंस हैं जब अपने ही मिनिस्टर्स के ऊपर स्पाई करने की जरूरत होती है। बताया कि सीक्रेट एजेंट्स जो हैं, जो स्पाइज हैं, वो किस तरीके से फंक्शन करने चाहिए। बताया कि कौन सी ऐसी सिचुएशंस हैं जब अपनी ही फैमिली मेंबर को मारने की जरूरत पड़ सकती है। और ऐसे बहुत सारे कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स के ऊपर सीधे सीधे अनसेंटिमेंटल होके कौटिल्य अपने इस अर्थशास्त्र में लिखते हैं। देखो कौटिल्य के अर्थशास्त्र की कहानी क्या है आपको बेसिक तौर पर समझ में आ गई। इसमें जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो क्या है? कौटिल्य को ही चाणक्य बुलाया जाता है या विष्णुगुप्त बुलाया जाता है। कंपैरिजन किसके साथ में किया जाता है? निकोल मैकियावेली के साथ में कंपैरिजन किया जाता है, जो कि एक इटालियन राइटर थे। ये जो किताब है इसकी कॉपी को रीडिस्कवर किया गया 1905 में। किसने किया? आर श्यामा शास्त्री ने किया। बाकी ये जो किताब है ये बात करती है उस दौर के वेरियस टॉपिक्स के बारे में,
पॉलिटिकल फ्रंट पे, इकोनॉमिक फ्रंट पे, एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रंट पे, सोशल फ्रंट पे, कई सारे फ्रंट्स पे ये जो किताब है ये बात करती है। एक जो दूसरा मेजर सोर्स है वो है इंडिका। मेगास्थनीज ने एक किताब लिखी इंडिका। मेगास्थनीज कौन थे? ग्रीक एम्बेसडर थे। ग्रीक एम्बेसडर थे मेगास्थनीज, जिनको सेल्यूकस निक्टर ने चंद्रगुप्त के कोर्ट में भेजा था। और ये जो मेगास्थनीज है ये मौर्य एम्पायर की कैपिटल पाटलिपुत्र में रहेंगे। ये जो इंडिका है ये भी किताब सरवाइव नहीं कर पाई है, लेकिन इसके जो फ्रेगमेंट्स हैं, इसके जो कुछ हिस्से हैं, इसके जो कुछ टुकड़े हैं, वो लेटर ग्रीक और लैटिन वर्क्स में देखने को मिलते हैं। जैसे एक इंसान हुए डियोडोरस। डियोडोरस जो है वो हिस्टोरियन थे और ये प्राइमरीली लिख रहे थे अलेक्जेंडर के ऊपर, लेकिन ये जो डियोडोरस का कामकाज है इसमें इंडिका के जो फ्रेगमेंट्स हैं वो देखने को मिलते हैं। स्ट्रेबो स्ट्रेबो जो कि एक ज्योग्राफर थे, जो कि इंडिया और पर्शिया की ज्योग्राफी के बारे में बात कर रहे थे। इन स्ट्रेबो के वर्क्स में भी जो इंडिका के कामकाज हैं, इंडिका में जो इंडिया की ज्योग्राफी के बारे में बात की गई, उसका रेफरेंस देखने को मिलता है। पेलिनी जो है वो स्कॉलर हुआ करते थे, इनके कामकाज में भी इंडिका का रेफरेंस देखने को मिलता है। और अरेन जो है वो स्टेटमैन हुआ करते थे और सोल्जर हुआ करते थे अलेक्जेंडर के टाइम पे, और इनका जो कामकाज है उस कामकाज में भी इंडिका का रेफरेंस देखने को मिलता है, इंडिका के फ्रेगमेंट्स देखने को मिलते हैं। तो जो ओरिजिनल किताब थी इंडिका वो तो लॉस्ट हो गई, वो सरवाइव नहीं कर पाई, लेकिन इसके जो फ्रेगमेंट्स हैं, इसके जो टुकड़े हैं, इसके जो रेफरेंसेस हैं, वो लेटर ग्रीक और लैटिन वर्क्स में देखने को मिलते हैं। और मेगास्थनीज ने अपनी इंडिका में इंडिया को किस तरीके से डिस्क्राइब किया, बताया कि इंडिया जो है उसका शेप जो है वो क्वाड्रिलेटरल है। क्वाड्रिलेटरल शेप की कंट्री है इंडिया, और इंडिया जो है वो ओशन से बाउंडेड है सदर्न साइड में और ईस्टर्न साइड में। इस इंडिका के अंदर मेगास्थनीज जो है वो इंडियन एनिमल्स के बारे में बात करते हैं, सॉइल के बारे में बात करते हैं, क्लाइमेट के बारे में बात करते हैं, रिवर्स के बारे में बात करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बात करते हैं, सोसाइटी के बारे में बात करते हैं, फोकलोर के बारे में बात करते हैं। और मेगास्थनीज ये कहते हैं कि इंडिया में जो लोग रहते हैं वो ऑनेस्ट हैं, यहाँ पे कोई भी चोरी चकारी देखने को नहीं मिलती है। इंडिया में जो लोग रहते हैं वो कैरेक्टर में बड़े महान हैं, उनमें मॉरल वैल्यूज देखने को मिलती हैं। और मेगास्थनीज ये कहते हैं कि इंडिया, या फिर ये कहें कि जो मौर्य एम्पायर है, इट वॉज हाईली प्रॉस्परस, किसी चीज की कोई कमी नहीं थी, समृद्धि देखने को मिलती थी, प्रॉस्पेरिटी देखने को मिलती थी। इनफैक्ट इंडिका के अंदर इंडियंस जो हैं वो लॉर्ड कृष्ण को वर्शिप करते हैं, उसका रेफरेंस भी मिलता है। और लॉर्ड कृष्ण को ये जो इंडिका है इसमें क्या बुलाया गया है? हेरकुलस बुलाया गया है, या डियोनिसस बुलाया गया है। क्या बुलाया गया है? डियोनिसस या फिर हेरकुलस बुलाया गया है। हालांकि ये जो इंडिका है, ये जो मेगास्थनीज का कामकाज है, इसमें कुछ फॉल्ट्स भी देखने को मिलते हैं। जैसे अगर कंपैरिजन करें बाकी सोर्सेस के साथ में, तो डिटेल्स में कुछ मिस्टेक्स देखने को मिलती हैं। जैसे ये जो इंडिका है इसमें मेगास्थनीज ने जो इंडियन कल्चर है उसको ग्रीक फिलॉसफी के जो स्टैंडर्ड्स हैं उनके हिसाब से आइडियलाइज करने की कोशिश की है। जैसे उस दौर में जो ग्रीक कल्चर हुआ करता था वहां पे 7 क्लासेस देखने को मिलती थी, तो इंडिका में मेगास्थनीज ने क्या लिखा है कि इंडिया के अंदर 7 कास्ट देखने को मिलती थी। तो कुछ कुछ ऐसा लगता है कि कोशिश की जा रही है जैसा ग्रीक कल्चर उन्होंने देखा था वैसी कुछ पिक्चर प्रेजेंट की जाए इंडियन कल्चर की। लेकिन फॉल्ट्स होने के बावजूद भी कुछ कमियां हर एक काम में होती हैं। कोई भी काम हो, कोई भी वर्क हो, उसमें कुछ ना कुछ कमी देखने को मिल ही जाती है। लेकिन फॉल्ट्स होने के बावजूद भी बहुत सारी वैल्यूएबल इनसाइट्स जो हैं वो इंडिका से हमें मिलती हैं इस टाइम पीरियड के दौरान, इस मॉडर्न एम्पायर के बारे में। और इसके साथ आज की बातचीत हम हमारी खत्म कर रहे हैं। देखो आज का सेशन बेहद छोटा रखा मैंने, उसका एक रीजन ये भी है कि इसके बाद हम इन डिटेल पढ़ेंगे कि ये जो मौर्यन डायनेस्टी है वो किस तरीके से आगे बढ़ी, किस तरीके से उसको स्टैब्लिश किया गया, कौन कौन उसमें रूलर्स हुए। ये एक तरीके से बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया इस चैप्टर का। यहां तक कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए। और इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट सिर्फ इतना है कि याद रखो कि कौन सा टेक्स्ट किसने लिखा है और वो जो टेक्स्ट है वो किसके बारे में बात करता है। एक लाइन में इतना याद रख लो। बाकी आज की बातचीत हम खत्म कर रहे हैं। कोई डाउट हो कमेंट करके पूछ लेना। थैंक यू वेरी मच।